सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म, जिसका एक पार्ट हम कर चुके थे। आज हम उसका दूसरा पार्ट करेंगे और लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हमने देखा फेडरलिज्म होता क्या है, फेडरलिज्म की क्या क्या फीचर्स हैं, इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं है। अब देखते हैं कि इंडिया क्या सच में एक फेडरल कंट्री है, क्या इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब चीज़ें दी हुई हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। हमने फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे करा है, ये सब देखते हैं। सो जो फेडरेशन वर्ड है वो यूज़ ही नहीं हुआ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी जगह हमने यूज़ करा है यूनियन ऑफ इंडिया। फेडरेशन वर्ड यूज़ क्यों नहीं करा है? क्योंकि फेडरेशन का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स कि अपनी कंट्री कैसे बनी है कि बहुत सारे स्टेट आए आपस में, उन्होंने एग्रीमेंट करा, तब जाके अपनी कंट्री बनी है। अपने इंडिया में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। अपने इंडिया में सारे स्टेट एक साथ होल्डिंग टुगेदर मॉडल है इंडिया का। इसमें यूनियन ऑफ इंडिया यूज़ करने का मतलब है कि कोई भी स्टेट है वो इंडिया से बाहर नहीं जा सकता। कांट सेसीड फ्रॉम द यूनियन। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में, तो उस टाइम पे 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट जो हर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या है कि 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, एट विलेज और अर्बन एरिया लेवल भी है अपनी कंट्री में। बट वो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था इनिशियल डेज में आफ्टर इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं था। अब देखते हैं इंडिया के फेडरल फीचर्स कौन कौन से हैं। तो इंडिया में पावर डिवाइड कैसे होती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, उसमें लिखा है कि सेंटर और स्टेट के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। उसके लिए 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। तो अपना जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट दे रखी है। कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें कि नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, कि ऐसे सब्जेक्ट दे रखे हैं उसमें जो कि पूरी कंट्री वाइड एक जैसे होने चाहिए। डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। और इस पे सेंट्रल और इन सब्जेक्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है लॉ बनाने की। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट रिलेटेड है, मतलब डे टू डे लाइफ या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऐसा सब्जेक्ट है, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। तीसरा, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। अब इसके अलावा अगर और कोई लिस्ट बच जाती है तो उसको बोलते हैं हम रेजिडरी लिस्ट। तो इसके अलावा अगर और कोई लिस्ट बच जाती है तो उसको हम रेजिडरी लिस्ट बोलते हैं। और उसमें जो भी सब्जेक्ट आएंगे उन पे कौन बनाएगा कानून? सेंटर बनाएगा। अगर कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर ने भी बनाया कानून, स्टेट ने भी लॉ बनाया। अब दोनों के लॉ आपस में क्लैश कर रहे हैं, दोनों के लॉ आपस में एक दूसरे के विरुद्ध है। तो उस टाइम पे किसका लॉ प्रिवेल करेगा, किसका लॉ माना जाएगा? सेंटर का लॉ माना जाएगा। तो इंडिया का जो फेडरलिज्म है उसमें थोड़ा ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज़ गिवन, बट वो सेंटर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, सेंटर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। तो जो अपना फेडरलिज्म है वो है क्वासी फेडरलिज्म। ये वर्ड याद रखना, आगे की 11th and 12th क्लासेस में आपके काफ़ी काम आने वाला है वर्ड। तो अगला फीचर क्या? अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट में अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर स्टेट को सेम पावर नहीं दी गई है। तो इंडिया कैसा फेडरेशन है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो इसमें क्या है, हर जो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, जो स्टेट्स हैं, उनको अलग अलग पावर दी गई है। इनकी सबके पास सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी नहीं है। जैसे कुछ स्टेट्स हैं अपने नॉर्थ ईस्ट वाले, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनको आर्टिकल 370 के अंतर्गत क्या दी गई है? कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया। इनको 6 शेड्यूल में डाला गया है। रीज़न क्या है? क्योंकि इनका ड्यू टू अनइक्वल सोशल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स, पुराने फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से ये पावर इनको इसलिए दिया गया ताकि इनके इंडिजीनियस मतलब उनकी ज़मीनें, उनके राइट्स, कल्चर और इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल सके, मतलब इनको प्रेफर करा जा सके गवर्नमेंट जॉब्स में। क्योंकि ये लोग ये पावर इनके प्रोटेक्ट करती है, इनके लैंड राइट्स को, कल्चर को, इनको गवर्नमेंट जॉब्स, इनके डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं। और जो नॉन रेजिडेंट्स है, मतलब जो स्टेट में रहते नहीं है, वो यहाँ ज़मीन भी नहीं खरीद सकते, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते। अब यूनियन टेरिटरीज़ है, उनको काफ़ी लिमिटेड पावर दी गई है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज़ को कौन गवर्न करता है? सीधा सेंट्रल गवर्न करता है। ये एरिया क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं और ना तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकते हैं, तो इनको लिमिटेड पावर दी जाती है। और इनको गवर्न कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट।
स्पेशल अथॉरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनको गवर्न करने की, मतलब यूनियन टेरिटरी के हाथ में कम पावर रहेगी और यूनियन टेरिटरी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा पावर होगा। अब क्या है, जो पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, 3 लिस्ट दे रखी है कि स्टेट टू स्टेट कैसा होगा, सेंटर स्टेट कैसा होगा। इनमें पावर शेयरिंग का जो स्ट्रक्चर दे रखा है कैसे पढ़ा हमने, 3 लिस्ट पढ़ी, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, तीनों लिस्ट पढ़ी। तो ये पावर शेयरिंग अगर इसको चेंज करना चाहिए कल को, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अकेले चेंज कर देगी? नहीं, यही अपनी एक अच्छा फीचर है, नहीं कर सकते हो। तो ये जो पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर है, इसको मूलभूत ढांचा है अपने संविधान का, तो इसको कोई भी गवर्नमेंट अकेले मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले मिलके, स्टेट गवर्नमेंट अकेले मिलके नहीं कर सकते। तो इसको चेंज करना आसान नहीं है। अब चेंज करना हो तो कैसे होगा? इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले जो बिल होगा चेंज करने के लिए, वो पहले दोनों जो हाउस है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, वो एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। पार्लियामेंट के दोनों जो हाउस है उनसे पास होने के बाद ये 50% जो स्टेट है उनसे भी रेटिफाइड होना चाहिए, उनसे भी पास होना चाहिए, तभी मीन्स कि फेडरलिज्म की स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना है तो अब स्टेट और नेशनल जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उन दोनों को हाथ मिला के रखना पड़ेगा, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। अब हो जाए ऐसा कि सेंटर और स्टेट, ये हो गया अपना, देखो ये 2 लोग हैं, ये सेंटर है ये स्टेट है, इन दोनों में होगा झगड़ा, इन दोनों में किसी बात पे होगा डिस्प्यूट, इन दोनों के डिस्प्यूट को रिजोल्व कौन करेगा? इन दोनों का जो झगड़ा होगा उसको सुलझाएगा कौन? तो इसके लिए आप दे रखिए हमें जुडिशरी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स। ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं क्या इम्प्लीमेंट करने में, क्या इंटरप्रेट करने में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कौन से प्रोविजंस? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कि पावर शेयरिंग कैसे डिसाइड होगी वो कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगा। अगर क्लैश होता है कि वो कहता है कि नहीं इस वाले सब्जेक्ट, सेंटर कहता है कि इस वाले सब्जेक्ट पे तो मुझे कानून बनाना है, स्टेट कहता है नहीं इस पे मुझे बनाना है, तो इस बात को सुलझाएगा कौन? जुडिशरी, अपना सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। नेक्स्ट, टैक्सेशन एंड रेवेन्यू एलोकेशन। जो स्टेट और यूनियन है उन दोनों को अथॉरिटी है लेवी टैक्स, मतलब टैक्स लगाने की, एंड जो उनको डे टू डे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं डे टू डे, और जो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको फुलफ़िल करने के लिए उनको फ़ंड तो चाहिए, दे नीड फंड। तो वो फंड कैसे रेज़ करेंगे? टैक्स लगा के, टैक्स कलेक्ट करके। तो दोनों के पास अलग अलग टैक्स लगाने की अथॉरिटीज़ हैं, उनके अलग अलग अपने फ़ंड रेज़ करते हैं। तो जो टैक्सेशन है, रेवेन्यू एलोकेशन भी दोनों गवर्नमेंट में ईजिली कर रखा है। अब नेक्स्ट आता है हाउ फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया। तो इंडिया ऐसा थोड़े, जैसे इंडिया आज़ाद हुआ तो उसने फेडरलिज्म का जो एकदम बेस्ट वर्जन था वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, नहीं। तो ये धीरे धीरे आया है। तो हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में ऐसा क्या क्या हुआ जिससे फेडरलिज्म और स्ट्रॉन्ग होता गया डे टू डे लाइफ में। सबसे पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो सबसे जो अपनी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसका एक सबसे बेहतरीन टेस्ट क्या हुआ था कि मांग रखी गई थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, कि लैंग्वेज पे बेस्ड हमें स्टेट चाहिए। जैसे तमिल लैंग्वेज बोलने वाले को तमिलनाडु चाहिए था, कन्नड़ा लैंग्वेज बोलने वाले को कर्नाटका चाहिए था, ऐसा करके स्टेट बने। तो जो बहुत सारे पुराने स्टेट थे उनको मर्ज करा गया है, वो डिसअपीयर हो गए, बहुत सारे नए स्टेट बने हैं 1947 से लेके 2017 तक। बहुत सारे स्टेट के नाम बदले गए हैं, बाउंड्रीज बदली गई हैं, एरिया बदला गया है। मोटो क्या था कि वो लोग जो एक कल्चर शेयर करते हैं, वो लोग जो एक लैंग्वेज बोलते हैं, उनको एक सर्टेन एक स्टेट में डाला जाए। तो ऐसे स्टेट जिनको लैंग्वेज बेसिस पे बनाएगा उनको बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनको लैंग्वेज के बेस पे क्रिएट नहीं करा गया, उनको कल्चर, एथनिसिटी, ज्योग्राफी के बेस पे क्रिएट करा गया, जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। पहले अपना इंडिया ऐसा दिखता था, हैदराबाद, ये बड़े बड़े स्टेट हुआ करते थे, मैसूर, ओके, ये मद्रास, तमिलनाडु वगैरह कुछ नहीं था, त्रावणकोर, केरला नहीं था। अब देखो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वालों के लिए अलग अलग स्टेट बना दिए। अब लिंग्विस्टिक पॉलिसी मतलब भाषा कौन सी होगी अपने देश में, कौन सी लैंग्वेज होगी, कोई ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, अपनी नेशनल लैंग्वेज क्या होगी, सबकी मदर टंग तो अलग अलग है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिन लोगों ने, उन्होंने क्या करा कि 22 लैंग्वेजेस को 8 शेड्यूल में डाल दिया। जो ये सारी 22 लैंग्वेजेस हैं, और किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। ये बहुत काफ़ी जानने वाली बात है। हम सोचते हैं कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, कोई हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी को हमने डिक्लेयर करा था ऑफिशियल लैंग्वेज, और बाकी जो स्टेट है वो खुद अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज
डिक्लेयर कर सकते हैं, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट बिजनेसेस के लिए, अपने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा जो इंग्लिश का यूज़ हमने क्या करा था कि कुछ इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट थे तो उनको देखते हुए हमने इंग्लिश का यूज़ है उसको कंटिन्यू रखने की बात करी थी 1965 तक, कि 1965 के बाद हम इंग्लिश को डिसकंटिन्यू कर देंगे। फिर भी नॉन हिंदी स्पीकिंग बहुत सारे स्टेट है अपने साउथ इंडिया के, उन्होंने ये मांग रखी कि इंग्लिश को कंटिन्यू रहते, तो आज तक इंग्लिश अपनी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में आज भी शामिल है। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन मतलब सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, वो बहुत ज़्यादा इवोल्व हुए, बहुत ज़्यादा विकसित हुए हैं। हुआ क्या था, जब हम आज़ाद हुए उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है और पावर शेयरिंग, ये कैसे वर्क करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो दे दिया कि पावर शेयर ऐसे होनी है, 3 लिस्ट है, ये होना है, बट ये डिपेंड करता है कि सेंटर में कौन रूल कर रहा है, स्टेट्स में कौन रूल कर रहा है। अगर दोनों में सेम पार्टी रूल कर रही है, एक तो होगी कि सेम पार्टी है अब सेंटर में, और एक होगा कि दोनों में सेम पार्टी नहीं है। तो अगर सेम पार्टी है तो इंडिपेंडेंस लेके 1990s तक लगभग सेंटर और स्टेट में सेम पार्टी रही है मोस्टली स्टेट में। उस टाइम तक रीजनल जो पार्टीज़ हैं वो नहीं आई उसमें एग्जिस्टेंस में। तो अगर सेम पार्टी है दोनों में तो स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता अपने राइट्स को, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जैसे सेंटर कहेगा वैसे ही उसको करना पड़ेगा। अगर अलग है तो सेंटर क्या करेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट में अलग पार्टी है उसको अंडरमाइन करता है, उसको वीक करने की ट्राई करता है, उसको डिसमिस कर देता है। इस प्रैक्टिस की वजह से क्या हुआ, अपना जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है वो कमज़ोर हुई है, वो डिस्करेज हुई है। बट 1990s के बाद क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट्स में रीजनल पार्टीज़ का राइज होना शुरू हो जाता है। इससे शुरू होता है बिगनिंग ऑफ एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 50% सीट चाहिए, तो जब 50% सीट नहीं हो पाती है तो वो 2 पार्टी आपस में मिलके 50% सीट कंप्लीट करती है, या 3-4 जितनी पार्टियाँ मिलके 50% सीट्स कंप्लीट करती है। और जब 2 या 3 पार्टियाँ मिलके गवर्नमेंट बनाती है तो ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। ये लोग क्या करते हैं कि 3-4 पार्टी मिलके आपस में एक कॉमन प्रोग्राम, इनका कॉमन एजेंडा होता है, उसके ऊपर वो काम करते हैं। अब इससे क्या हुआ, एक नया कल्चर आया पावर शेयरिंग का, जिसमें स्टेट को भी ऑटोनॉमी दी गई। इससे अपने कंट्री में फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग हुआ। अब पढ़ते हैं कि लोकल गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है क्या इंडिया में। हाँ, तो इंडिया में है ज़रूरत। क्यों है इंडिया में ज़रूरत, क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है। तो पावर शेयरिंग को अच्छा और बेहतर करने के लिए, अच्छा गवर्नेंस करने के लिए, पॉलिसीज़ अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लोकल गवर्नमेंट चाहिए। लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनको वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठा है, स्टेट गवर्नमेंट में बंदा बैठा है, उसको उतना नहीं समझ आता। और अगर समझ अच्छे से आएंगी तभी तो प्रॉब्लम अच्छे से सेटल हो पाएंगी, उनको अच्छे से हम किल कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को। दूसरा है, अगर नॉलेज अच्छा हमें प्रॉब्लम्स के बारे में, तो हमें पता रहेगा कि रिसोर्सेज हैं या पैसे हैं वो कहाँ पे अच्छे से स्पेंड करे जा सकते हैं, कैसे। इससे क्या होता है कि लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है गवर्नेंस के अंदर, और ये होता है सबसे अच्छा तरीका टू रियलाइज़ द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्व शासन। अब देखते हैं इसके लिए इंडिया में करा क्या गया। तो इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन करा गया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि कुछ पावर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई। जैसे कि पूरी कंट्री में एक सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरा हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, फिर विलेजेस, टाउन, डिस्ट्रिक्ट्स, इनके लिए हमने एक लोकल गवर्नमेंट का प्रोविज़न बना दिया। तो 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करा गया और हमने थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट बनाया, जिससे अपनी डेमोक्रेसी और पावरफुल और ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड करने से फ़ायदा क्या हुआ? कुछ जगह पे पहले से ही लोकल गवर्नमेंट थी, बट कभी कभी इलेक्शन टाइम पे नहीं होते थे। एक ही इंसान, एक ही जो वो बंदा है वो उन सबको हेड करता रहता था। कुछ पर्टिकुलर मेंबर ही थे, उन्हीं को बार बार चुना जाता था, वही गवर्नमेंट बनाते थे लोकल गवर्नमेंट। तो उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? अब ये मैंडेटरी कर दिया कि रेगुलरली इलेक्शन होंगे हर 5 साल में। हर 5 साल में इलेक्शन होंगे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के। रिजर्वेशन दे दिया गया शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को एंड बैकवर्ड क्लासेस को। 1/3 सीट्स वुमेन के लिए, जो महिलाएं हैं उनके लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसको बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका काम ही क्या था? लोकल गवर्नमेंट है उनके इलेक्शन करवाना।
पावर शेयरिंग के साथ रेवेन्यू भी शेयर करा गया कि ये भी टैक्स लगा सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट इनको फंड भी करेगा, किनको, लोकल बॉडीज़ को। अब इंडिया में स्ट्रक्चर कैसा है, तो इंडिया में दो तरह का स्ट्रक्चर है, एक तो रूरल एरियाज़ में, एक अर्बन एरियाज़ में। तो पहले हम देखते हैं रूरल एरियाज़ में रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायती राज भी बोलते हैं। तो विलेज, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं। तो विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस मिलके क्या बनाते हैं, दो गांव या एक गांव या दो गांव या बहुत सारे गांव मिलके ग्राम पंचायत बनाते हैं और उनके मेंबर्स को बोलते हैं पंच, उसका हेड होता है सरपंच। इनको इलेक्ट कौन करता है, सारी एडल्ट पॉपुलेशन जो कि 18 साल से ऊपर, क्योंकि वोट देने की उम्र क्या है, 18 साल। ग्राम सभा क्या होती है, तो जितने भी वोटर जिन्होंने वोट दिया वो सब लोग मिलके एक सभा बनाते हैं, उसी को ग्राम सभा बोलते हैं। ग्राम सभा साल में 3 से 4 बार बैठती है और क्या करती है, डिसीजंस लेती है, बजट बनाती है और डिसाइड करती है कि हाँ कौन सा पैसा कहाँ लगना चाहिए, ये सुविधाएं होनी चाहिए गांव में। तो ये सब डिसाइड करती है ग्राम सभा। अब विलेज में होता कैसे, विलेज में होगा ग्राम पंचायत, विलेज से ऊपर ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समितियाँ। तो ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति या पंचायत मंडल। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो सारे ब्लॉक लेवल पंचायत समिति सारी मिलके क्या बनाती है, जिला परिषद बनाती है। इसके चेयरपर्सन को, जो हेड होता है उसका हेड होता है, उसको बोलते हैं चेयरपर्सन। अर्बन लोकल गवर्नमेंट कैसे होता है, टाउन होते हैं और बड़े टाउन होते हैं। जो टाउन होते हैं उनमें होते हैं म्यूनिसिपैलिटी, उसके हेड को बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी चेयरपर्सन। और जो बड़े टाउन होते हैं, बड़ी सिटीज़ होती है, उनको बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और उसके हेड को बोलते हैं मेयर। इनका इलेक्शन कौन करता है, सेम वही 18+ जो अडल्ट होते हैं वो सिलेक्शन करते हैं, इनको इलेक्ट करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही कंसेप्चुअल और एग्ज़ाम फोकस लेक्चर आते रहेंगे इस चैनल पे और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में आई अश्योर यू कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। थोड़े दिनों में हम PYQ सीरीज़ भी लेके आने वाले एक, जिसमें कि पुराने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से हम लेके आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।